नमस्कार बच्चों, कक्षा 9वीं गणित अध्याय 14 सांख्यिकी का हम अध्ययन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और ले लेते हैं एक प्रश्न। एक विद्यालय की 9वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक लीजिए। 30 बच्चों ने 100 में से जो अंक प्राप्त किए हैं वो हैं 10, 20, 36, 92, 95, 40, 50, 56, 60, 70, 92, 88, 80, 70, 72, 70, 36, 40, 36, 40, 92, 40, 50, 50, 56, 60, 70, 60, 60, 88। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि यहां लिखा है, आपको याद होगा कि एक निश्चित अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को इस अंक की बारंबारता कहा जाता है कि कौन से अंक प्राप्त करने वाले कितने बच्चे हैं। उदाहरण के लिए यहां 4 विद्यार्थियों ने 70 अंक प्राप्त किया है, अतः 70 अंक की बारंबारता क्या है, 4 है। आंकड़ों को और अधिक सरल रूप में समझने के लिए हम एक सारणी के रूप में लिखते हैं, जैसा कि नीचे दिया गया है। तो ये जो उदाहरण नंबर 2 है, यह हमें स्पष्ट करता है कि बारंबारता हम किसे कहते हैं। बारंबार यानी कोई संख्या वास्तव में कितने बार आई है। तो हम न्यूनतम संख्या से शुरू करके इस तरह की एक सारणी तैयार करेंगे। अंक विद्यार्थियों की संख्या अर्थात बारंबारता। 10 अंक प्राप्त करने वाला एक ही विद्यार्थी है, 20 वाला एक, 36 अंक प्राप्त करने वाले 3 विद्यार्थी हैं। ये देखिए 36 अंक प्राप्त करने वाले 3 विद्यार्थी हैं। तो इस तरह से उसकी बारंबारता कितनी हो जाएगी, 3। 40 अंक प्राप्त करने वाले 4 विद्यार्थी हैं, 50 वाले 3, 56 वाले 2, 60 वाले 4, 70 वाले 4, 72 वाला 1, 80 वाला 1, 88 वाले 2 और 92 अंक प्राप्त करने वाले 3 विद्यार्थी और 95 अंक प्राप्त करने वाले 1 विद्यार्थी है। इस तरह से हम अंक की बारंबारता निकाल सकते हैं। हम यह भी ज्ञात कर सकते हैं कि किन अंकों को सबसे ज्यादा बच्चों ने प्राप्त किया। जैसे कि 40 अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या 4 है, 60 अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या 4 है, 70 अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या 4 है। सबसे कम अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या भी हम ज्ञात कर सकते हैं। 10 अंक वाले 1 हैं, 20 अंक वाले 1 हैं, 72 अंक वाले 1 हैं और 80 अंक वाले 1 हैं। इस तरह से विभिन्न प्रकार के निष्कर्ष हम इस बारंबारता के आंकड़ों को व्यवस्थित करके निकाल सकते हैं। इसी प्रकार अब हम अगला प्रश्न ले लेते हैं। यह प्रश्न है दंड आरेख से संबंधित कि दंड आरेख कैसे तैयार किए जाते हैं। कक्षा 9वीं के 40 विद्यार्थियों से उनके जन्म का महीना बताने के लिए कहा गया। कक्षा 9वीं में 40 बच्चे हैं, उनके जन्म का महीना बताने के लिए कहा गया है। तो इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों से निम्नलिखित आलेख बनाया गया है। देखिए जनवरी में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या 3 है, क्योंकि यह आंकड़ा, यह दंड, जनवरी का दंड 3 तक पहुंचा है। देखिए विद्यार्थियों की संख्या को हमने y अक्ष पर दर्शा दिया है और जन्म के महीने को हमने x अक्ष पर दर्शा दिया है। अब जन्म के महीने सब अपने अपने अलग अलग रूप में दर्शाए गए हैं। इसी को हम दंड आरेख बोलते हैं, दंड के रूप में जमाना। जैसे कि पहला दंड जनवरी का है और वहां पर 3 है, यानी जनवरी पे जन्म लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या 3 है। फरवरी का महीना 4 तक गया है, यानी फरवरी माह में जन्म लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या 4 है। मार्च माह में जन्म लेने वाले 2, अप्रैल माह में जन्म लेने वाले 2, मई माह में 5 विद्यार्थियों ने जन्म लिया है और जून माह में 1 विद्यार्थी, जुलाई माह में 2 विद्यार्थी, अगस्त माह में 6 विद्यार्थी, सितंबर माह में 3 विद्यार्थी, अक्टूबर माह में 4 विद्यार्थी, नवंबर माह में 4 विद्यार्थी और दिसंबर माह में 4 विद्यार्थियों ने जन्म लिया। इस प्रकार ऊपर दिए गए आंकड़ों को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नवंबर के महीने में कितने विद्यार्थियों ने जन्म लिया। देखिए हम इस आंकड़े को जब वास्तव में ग्राफ पेपर पर हम दर्शाएंगे तो हमें स्पष्ट नजर आएगा। अब हम देखते हैं कि नवंबर के महीने में 4 विद्यार्थियों ने जन्म लिया। किस महीने में सबसे अधिक विद्यार्थियों का जन्म हुआ, तो सबसे लंबा जो दंड है किस महीने में हुआ है, अगस्त महीने में हुआ है। हम लेते हैं उदाहरण नंबर 7। एक अध्यापिका 2 सेक्शनों के विद्यार्थियों के प्रदर्शन का विश्लेषण 100 अंक की गणित की परीक्षा लेकर करना चाहती है। उनके प्रदर्शन को देखने पर वह यह पाती है कि केवल कुछ ही विद्यार्थियों के प्राप्तांक 20 से कम हैं और कुछ विद्यार्थियों के प्राप्तांक 70 या उससे अधिक हैं। अतः उसने विद्यार्थियों को 0 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 70 से 60 से 70, 70 से 100 जैसे विभिन्न मापों वाले अंतरालों में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया। तब उसने निम्नलिखित सारणी बनाई। अब सारणी जो अध्यापिका द्वारा बनाई गई है वो हमें यहाँ दी गई है।
जो कि निश्चित वर्ग अंतराल में नहीं दी गई है। 0 से 20, 7, 20 से 30, 10, 30 से 40, 10, 40 से 50, 20, 50 से 60, 20, 60 से 70, 15 और 70 से सीधे 100 के 8 विद्यार्थी पाए गए। अब हम इस तरह का आयत चित्र बनाने में हमें समस्या का समाधान करना होगा, क्योंकि आयत चित्र जब हम इसका बनाएंगे तो आयत चित्र के लिए हमें ये वर्ग अंतराल निश्चित लेना है। अभी यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अंक में 20 का वर्ग अंतराल है, फिर 10, 10, 10, 10, फिर 10 और फिर सीधे 30 का वर्ग अंतराल है। इन सभी वर्ग अंतरालों को व्यवस्थित करके हम पहले 10-10 के वर्ग अंतराल में बांट लेंगे। जैसे 0 से 20 की बारंबारता 7 है, तो हम इसे जब दो भागों में बांटेंगे तो 0 से 10 की बारंबारता 3.5 और 10 से 20 की बारंबारता 3.5। ऐसे यह 7 बारंबारता दो भागों में बढ़ जाएगी। इसी प्रकार 70 से 100 की बारंबारता हमारी डिस्टर्ब है, तो हम उसे 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100 की 3 बारंबारताओं में बांट लेंगे और इस तरह से सारणी हमें तैयार मिल जाएगी। और जब हम सारणी के आधार पर मान रखेंगे तो ये देखिए 70 से 100 की बारंबारता, ये देखिए 8/3 जब हम करेंगे तो 8/3 2.6 के लगभग में हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगा और उस मान को हमने यहाँ पर बारंबारता के रूप में प्रदर्शित कर दिया। फिर इसी प्रकार देखिए 0 से 20 की बारंबारता 3.5 के रूप में हमने 0 से 10 और 10 से 20 के रूप में बांटा। बाकी बारंबारता तो बिल्कुल सेम है कि 20 से 30 की 10 है, 30 से 40 की भी 10 है। ये देखिए 20 से 30 की बारंबारता 10, 30 से 40 की बारंबारता 10 है, तो हम आयत चित्र में उसे 10-10 के रूप में ही दर्शाएंगे। फिर 40 से 50 की 20 है और 50 से 60 की 20 है। ये देखिए 40 से 50 की भी 20 और 50 से 60 की भी 20 और 60 से 70 की बारंबारता 15 है, तो ये इसे हमने 15 की सीध तक आयत चित्र को बढ़ा दिया। इस प्रकार हमारे दिए हुए सवाल का आयत चित्र हमें प्राप्त होगा। लेकिन उससे पहले हम इस सारणी को पहले व्यवस्थित रूप से बना लें, उसके बाद ही हम इस आयत चित्र को बना सकेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि एक परीक्षा में एक कक्षा के 51 विद्यार्थियों द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक सारणी 14.9 में दिए गए। ये सारणी दी गई है, इसमें देखिए 51 बच्चे हैं, उन्होंने परीक्षा में अंक कैसे लिए। 0 से 10 तक अंक लेने वाले 5 विद्यार्थी हैं, 10 से 20 वाले 10 विद्यार्थी हैं, 20 से 30 अंक लेने वाले 4 विद्यार्थी, 30 से 40 वाले 6, 40 से 50 वाले 7, 50 से 60 वाले 3, 60 से 70 अंक लेने वाले 2 विद्यार्थी, 70 से 80 वाले 2, 80 से 90 वाले 3 और 90 से 100 अंक लेने वाले 9 विद्यार्थी हैं। कुल मिला के ये पूरे 51 विद्यार्थी हैं। इस बारंबारता बंटन की संगत बारंबारता बहुभुज बनाइए। आयत चित्र पर ही के पश्चात हम आयत चित्र पर ही बहुभुज निर्माण करते हैं। तो ये देखिए 10-10 के वर्ग अंतराल है, अतः आयत चित्र बनाने में हमें कोई समस्या नहीं होगी। और फिर हम उसी का आवृत्ति बहुभुज कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने आयत चित्र बना लिया। 0 से 10 की बारंबारता कितनी है? 5 है। 10 से 20 की 10 है। ये देखिए y अक्ष और ये x अक्ष। x अक्ष में हमने लिख दिया प्राप्तांक और y अक्ष में हो गई विद्यार्थियों की संख्या। संख्या वाले मानों को हम y अक्ष पर दर्शाते हैं। 0 से 10 अंक लेने वाले कितने हैं? ये देखिए वर्ग अंतराल को हमने दर्शा दिया। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50, 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। तो देखिए 0 से 10 अंक लेने वाले विद्यार्थियों की बारंबारता, ये देखिए हमने 5 तक पहुंचा दिया आयत चित्र को। फिर 10 से 20 वाले आयत चित्र को हमें कहां तक पहुंचाना है? ये 10 तक पहुंचाना है। फिर 20 से 30 वाले आयत चित्र को हमें कहां तक पहुंचाना है? ये देखिए 20 से 30 वाला 4 तक और 30 से 40 वाला 6 तक। ये देखिए 20 से 30 को हमने 4 तक पहुंचा दिया, 30 से 40 वाले को हमने 6 तक पहुंचा दिया और 40 से 50 7 है और 50 से 60 3 है। ये देखिए 40 से 50, ये देखिए 7 है, 6 से आगे 6 और 8 के बीच में ये देखिए 7 तक पहुंचा दिया और 50 से 60, ये देखिए हमने 50 से 60 को 3 तक, 60 से 70, 70 से 80 2 2। ये देखिए 60 से 70 भी 2, 70 से 80 भी 2, 80 से 90 3 और 90 से 100 की बारंबारता 9 है। तो ये सब देखिए ऊपर चला गया, सबसे ऊपर नहीं, क्योंकि सबसे ऊपर तो ये 10 है। तो देखिए इस तरह से हमने सबसे पहले आयत चित्र निर्माण किया। आयत चित्र को जब आवर्ती बहुभुज में हमें
प्रदर्शित करना है तो देखिए सभी आयतों के उच्चतम मध्य बिंदु पर हमने एक एक बिंदु बना दिया है, जैसे कि A B C D E F G H I J K, और यहां पर उसको सीध से मिलाते हुए जीरो से आधा पीछे लाकर यहां पर एक बिंदु हम दे देते हैं। इसी प्रकार ये 100 से आधा आगे ले जाकर यहां पर बिंदु हम L दे देते हैं। तो A से लेकर L तक हमारे आवर्ती बहुभुज का निर्माण हो जाता है। अब लेते हैं अगला प्रश्न, उदाहरण नंबर 10। 5 व्यक्तियों से यह पूछा गया कि अपने समुदाय के सामाजिक कार्य करने में वे एक सप्ताह में कितना समय देते हैं। उनका कहना था क्रमशः 10, 7, 13, 20 और 15 घंटे। 5 व्यक्तियों से पूछा गया तो इतने इतने घंटे वे देते हैं। एक सप्ताह में उनके द्वारा सामाजिक कार्य में लगाए गए समयों का माध्य या औसत ज्ञात कीजिए। माध्य हम कैसे ज्ञात करते हैं? माध्य का फार्मूला हमारे पास है। माध्य बराबर होता है x बार बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटे सभी प्रेक्षणों की संख्या। सभी 5 लोगों के द्वारा जो कार्य किया गया है, इतने घंटे काम किया गया है, उन पांचों को हम जोड़ देंगे तो प्रेक्षणों का योग हो जाएगा, और 5 का उसमें हम भाग दे देंगे तो प्रेक्षणों की संख्या हो जाएगा। तो वही होगा माध्य या औसत। तो चलिए पांचों प्रेक्षणों को हम मान लेते हैं, x1 x2 x3 x4 x5, पांचों का योग बटे 5। सभी के मान हमें दिए हुए हैं 10, 7, 13, 20 और 15, और बटे में हम कर देंगे 5। इस तरह से हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा 13। अतः 5 व्यक्तियों द्वारा एक सामाजिक कार्य करने में एक सप्ताह में लगाया गया माध्य समय 13 घंटे था। अब हम लेते हैं अगला प्रश्न। एक विद्यालय की 9वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों जो उदाहरण 2 में दिए गए हैं का माध्य ज्ञात कीजिए। पूरे 30 प्रेक्षणों को हम जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा अंश में प्रेक्षणों का योग, और पूरे प्रेक्षणों की संख्या 30 है, अतः ये नीचे हो जाएगी प्रेक्षणों की संख्या। इस तरह से यहां पर जब प्रेक्षणों का हम योग करेंगे तो 1779 प्राप्त होगा, और प्रेक्षणों की संख्या 30 का जब हम उसमें भाग देंगे तो 59.3 प्राप्त होगा। अब हम लेते हैं अगला प्रश्न, उदाहरण नंबर 12। एक कक्षा के 9 विद्यार्थियों की सेंटीमीटर में लंबाई दी गई है। एक कक्षा के 9 विद्यार्थी हैं और उनकी सेंटीमीटर में लंबाई दी गई है 155 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर, 145 सेंटीमीटर, 149 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 147 सेंटीमीटर, 192 सेंटीमीटर, 144 सेंटीमीटर, 148 सेंटीमीटर। इन आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करना है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? माध्यक ज्ञात करना है। इसी को हम माध्यिका भी कहते हैं। अब चूंकि विद्यार्थियों की संख्या 9 है, विषम है, तो विषम विद्यार्थियों की संख्या के लिए हम माध्यक का सूत्र n/1/2 का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम आंकड़ों को आरोही क्रम में जमा लेंगे। देखिए हल हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया? आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख दिया। तो सबसे छोटा आंकड़ा कौन है? 144 है, फिर 145, फिर 147, फिर 148, 149, 150, 152, 155, 160। अब विद्यार्थियों की संख्या 9 है जो कि विषम है, अतः माध्यक बराबर होगा n/1/2 पद। n/1/2 पद यानी 9/1/2 पद। 9/1 मतलब 10/2, 10/2 यानी 5वां पद। 5वां पद देखते हैं कौन सा है 5वां पद। पहला पद 144, दूसरा 145, तीसरा 147, चौथा 148, 5वां पद 149 है। तो यही हमारा उत्तर है। 5वां पद 149 ही दिए गए आंकड़ों का माध्यक है। अब हम सवाल लेते हैं, कबड्डी की एक टीम द्वारा अनेक मैचों में प्राप्त किए गए अंक ये हैं। ये देखिए कबड्डी की टीम द्वारा अनेक मैचों में ये अंक प्राप्त किए गए हैं। पहले मैच में 17, दूसरे में 2, फिर 7, 27, 15, 5, 14, 8, 10, 24, 48, 10, 8, 7, 18 और 28 टीम द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्यक ज्ञात करना है। तो पुनः हमें इन आंकड़ों को आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में जमाना होगा। ये देखिए आरोही क्रम में हमने जब जमाया तो आंकड़े इस तरह से हो गए 2, 5, 7, 7, 8, 8, 10, 10, 14, 15, 17, 18, 24, 27, 28, 48। तो यहां हमने जब पदों की संख्या नापा तो पदों की संख्या या आंकड़ों की संख्या 16 है। इसलिए यहां 2 मध्य पद हैं। तो 2 मध्य पदों के लिए देखिए हमने वहां पर n/1/2 पद का यूज किया था विषम के लिए, लेकिन सम के लिए हमें सबसे पहले कुल आंकड़ों की संख्या के बटे 2 करना होता है, धन आंकड़ों की संख्या के बटे 2 करके उसमें 1 जोड़ना होता है और पूरे दोनों का मध्य निकाला जाता है। तो यहां पर हमें सूत्र इस्तेमाल करना पड़ेगा n/2 पद धन n/2
n/2 धन 1वां पद पूरे के बटे 2। तो ये देखिए n/2वां पद क्या हो जाएगा 16/2 मतलब 8वां पद, और यहां पर 16/2 धन 1 अर्थात 9वां पद, 8वां पद धन 9वां पद बटे 2 हो जाएगा इस तरह से। तो 8वां पद क्या है 1 2 3 4 5 6 7, 8वां पद हमारा 10 है और 9वां पद हमारा 14 है। तो यहां माध्यक हो जाएगा 10 धन 14 बटे 2। 10 और 14 को जब हम जोड़ेंगे तो हमें 24 प्राप्त होगा और उसके बटे जब 2 करेंगे तो हमें 12 प्राप्त होगा। अतः कबड्डी टीम द्वारा प्राप्त किए गए माध्यक अंक 12 हैं। 12 माध्यक अंक कबड्डी टीम ने प्राप्त किया। अब हम लेते हैं अगला प्रश्न। हम बहुलक के बारे में हम जान लेते हैं। बहुलक प्रेक्षण का वह मान होता है जो बार बार घटित होता रहता है, अर्थात अधिकतम बारंबारता वाले प्रेक्षण को हम बहुलक कहते हैं। सबसे ज्यादा बार जो घटना घटित होती है वही बहुलक कहलाती है। सबसे ज्यादा बार आने वाला आंकड़ा, यदि 40 नंबर लेने वाले सर्वाधिक विद्यार्थी हैं तो 40 जो होगा उन आंकड़ों का बहुलक होगा। रेडीमेड गारमेंट या सिले सिलाए वस्त्र उद्योग और जूता उद्योग केंद्रीय प्रवृत्ति के इस माप का प्रयोग काफी करते हैं, क्योंकि बहुलक की सहायता से ये उद्योग यह निर्णय लेते हैं कि किस साइज या माप का उत्पादन अधिक वृहद संख्या में करना चाहिए। सबसे ज्यादा किस तरह के कपड़े बिक रहे हैं, किस माप के कपड़े बिक रहे हैं, किस डिजाइन के कपड़े बिक रहे हैं, और उसी बहुलक के आधार पर वो उन्हीं कपड़ों का ज्यादा उत्पादन करते हैं। इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए चलिए हम उदाहरण लेते हैं। उदाहरण नंबर 14 है, 20 विद्यार्थियों द्वारा 10 में से प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों का बहुलक ज्ञात कीजिए। अंक क्या है देखिए 4 6 5 9 3 2 7 7 6 4 6 5 4 9 10 10 3 4 7 6 9 9। हम इन आंकड़ों को फिर से लिख देते हैं बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में। तो 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 9 9 9 9 और 10 10। हमें पढ़ने से ही समझ में आ गया कि कौन सा आंकड़ा सर्वाधिक बार आया। यहाँ पर 9 जो है सबसे ज्यादा बार आया है, तो लिख देंगे हम यहाँ सबसे अधिक बार अर्थात 4 बार आया हुआ आंकड़ा 9 है। अतः आंकड़ों का बहुलक कौन है? आंकड़ों का बहुलक 9 है। चलिए अब अगला प्रश्न ले लेते हैं। उदाहरण नंबर 15, एक फैक्ट्री की एक छोटी इकाई लीजिए जहां 5 व्यक्ति काम करते हैं। इनमें एक सुपरवाइजर और 4 मजदूर हैं। प्रत्येक मजदूर को प्रति माह 5,000 रुपए का वेतन मिलता है। 4 मजदूर हैं तो प्रत्येक मजदूर को कितना मिलता है? 5,000। जबकि सुपरवाइजर की प्रति माह आय 15,000 रुपए वेतन मिलता है। फैक्ट्री की इस इकाई के वेतन के माध्यक और बहुलक परिकलित कीजिए। तो देखिए हम यहाँ पर माध्य कैसे ज्ञात करेंगे? तो 4 मजदूरों को सबसे कम 5-5 हजार सैलरी मिलती है, जबकि सुपरवाइजर को 15,000 सैलरी मिलती है। तो 5 के 20 और 15 हो गए 35,000, और चूंकि टोटल कर्मचारी 5 हैं अतः 35,000 बटे 5, तो कुल हमारा माध्य हमें प्राप्त हुआ माध्य वेतन 7,000 प्रति माह। इसके बाद हम माध्यक कैसे ज्ञात करेंगे? चूंकि हम सबसे इन आंकड़ों का यदि हम माध्यक ज्ञात करना चाहें तो ये देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, कुल आंकड़े 5 हैं। तो 5 धन 1 बटे 2वां पद हमें प्राप्त होगा माध्यक का मान। तो क्या हो जाएगा 6 बटे 2वां पद, और 6 से हम जब काटेंगे तो 3वां पद। 3वां पद यानी 3वां पद कौन है? 3वां पद भी 5,000 है। तो इन आंकड़ों का माध्यक क्या प्राप्त होगा? 5,000 प्राप्त होगा। और इसी प्रकार इन आंकड़ों का यदि हमें बहुलक ज्ञात करना है तो बहुलक हम कैसे ज्ञात करेंगे? इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें देखिए 5,000 5,000 5,000 5,000 4 बार आया है, जबकि 15,000 एक बार आया है। तो सबसे ज्यादा बार आने वाला आंकड़ा कौन है? 5,000 है। अतः सैलरी का बहुलक, वेतन का बहुलक भी 5,000 है। इस तरह से आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।